हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग 64 बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है क्योंकि एक फर्स्ट लेक्चर 65 बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी क्वेश्चन का अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो किनको वो पत्र लिखेंगे, त्यागपत्र अपना किनको देंगे। राइट, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन करना होगा तो रेजिग्नेशन किनको देंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, और अगर उनको त्यागपत्र देना होगा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही लिखकर वो देंगे। राइट, लेकिन हमारा मकसद केवल क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट नहीं करना बल्कि उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करना है। सो हम लोग समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के बारे में आपको लिखित मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 28 जनवरी 1950 को करी गई थी। अच्छा, किन्हीं को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन। सबसे पहला क्वालिफिकेशन यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑब्वियस चीज़ है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, उनको एक डिस्टिंग्विश जुडिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति की निगाह में, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो राष्ट्रपति की निगाह में वो एक प्रबुद्ध न्यायिक व्यक्ति होने चाहिए, या आप कह सकते हो कि प्रबुद्ध विधिवेत्ता होने चाहिए, डिस्टिंग्विश जुडिस्ट होने चाहिए। या फिर यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया, और या फिर आप हाई कोर्ट के जज एटलीस्ट 5 ईयर के रहे हो। किसी भी हाई कोर्ट के जज आप 5 ईयर के लिए रहे हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट, वकील साहब, आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के रहे हो, देन आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो जाते हो। मतलब क्या हुआ, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के निकाह में एक डिस्टिंग्विश जुडिस्ट होने चाहिए, या फिर ये जो पहला है ना, ये होना ही चाहिए, एंड सेकंड में से कोई एक होना चाहिए। राइट, या एक से ज्यादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी होगा तो चलेगा। एक डिस्टिंग्विश जुडिस्ट होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के जज एटलीस्ट 5 ईयर के होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के किसी भी एक हाई कोर्ट, या दो से ज्यादा हाई कोर्ट के भी हो सकते हो, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो आप 10 सालों के लिए। राइट, और ये सब जो क्वालिफिकेशन है कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 124 में लिखा गया है। तो सर, क्या कोई एज रिक्वायरमेंट भी है? नहीं। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई एज रिक्वायरमेंट है या एज क्राइटेरिया है? नहीं, कोई मिनिमम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बाकी जो जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। राइट, अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी 30 जज हैं। राइट, जिसमें से 29 अदर जज हैं और प्लस 1 सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, राइट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 33 प्लस 1। राइट, इट मीन्स 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 30। राइट, और कोई भी फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के जज। एक बार वो जज नियुक्त हो गए, देन वो 65 ईयर्स तक, जब उनकी उम्र 65 ईयर हो जाएगी तब तक वो उस ऑफिस पे बैठे रहेंगे। अदरवाइज उनको हटाया भी जा सकता है, उसका रिमूवल का प्रोसेस जो होता है उसको भी आप हटा सकते हो। तो पार्लियामेंट में आपको स्पेशल मेजोरिटी मतलब हो गया कि 50% ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने जितने भी सांसद प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, आई मीन उपस्थित है और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 होना चाहिए। इसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। तो दोनों हाउस से अलग अलग आपको एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। राइट, तब आप हटा सकते हो। अदरवाइज अगर उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन था, तो वो भी दे सकते हैं। और किनको लिखेंगे? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको सारी चीजें लेंथ ब्रेथ आपको डिस्कस करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को आज तक इम्पीच नहीं किया गया, उनको हटाया नहीं गया अपने पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। बेसिकली पॉलिटी पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये हो सकता है कि आप स्टैटिक टॉपिक को तो तैयार कर ही रहे हो, एंड करंट को भी स्टैटिक के साथ जोड़ते चले जाओ। यही फायदे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, कि आपको ये पता चल पाता है कि क्वेश्चंस आखिर फ्रेम कैसे होते हैं। राइट,
जैसे पिछड़ा जाति आयोग के बारे में पूछ लिया गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि करंट में ये न्यूज़ था क्योंकि 2018 में सरकार ने पिछड़ा जाति आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया था, राइट? इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो आप पॉलिटी को जो पढ़ रहे हो देन उसको करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट करते जाओ। जैसे मान लीजिए कि करंट में न्यूज़ आया इलेक्शन के बारे में या पार्लियामेंट के बारे में या फिर डिफेक्शन के बारे में, तो आप उसको करंट के को स्टैटिक के जो बुक्स आप रेफर कर रहे हो, स्टैटिक पोर्शन को जहाँ से कंप्लीट कर रहे हो वहाँ से आप रेफर भी कर लो एंड चीज़ों को वहाँ से कंप्लीट कर लो। तो आपका जो एक सुदृढ़ बेस तैयार हो जाएंगे एंड चीज़ें बार बार रिवाइज भी होती चली जाएंगी आपकी। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है और ये चीज़ें आपको कब पता चलेगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, राइट? तो उसी मोटिव के साथ मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम सभापति कौन थे पिछड़ा जाति आयोग के बारे में। देखिए 344 जो आर्टिकल नंबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, एक अपने ऑर्डर से एक पिछड़ा जाति आयोग का गठन करेंगे। और इसी आर्टिकल के थ्रू आप कह सकते हो कि 1953 में सबसे पहली बार पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था और इसके जो प्रथम सभापति बनाए गए थे दैट इज काका साहब कालेलकर, राइट? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो काका साहब कालेलकर। उसके बाद हालांकि उनके जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, उनका जो रिकमेंडेशन था उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड बैक टू 1979 अगेन एक पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया। आप जानते हो कि मंडल कमीशन की स्थापना करी गई थी, गठन किया गया था एंड उसने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे और उसमें जो एक मेजर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया था दैट इज 27% रिजर्वेशन देने का, राइट? वो भी चीज़ें करी गई थी। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, उसी प्रकार से एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ही होना चाहिए। एंड देन इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 पास किए एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काम कर रहा था, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काम कर रहा था। एंड क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, ये वैधानिक इसके पास पावर थे, तो कुछ संवैधानिक पावर इसके पास नहीं थे, ज्यादा इसके पास पावर नहीं होते थे, राइट? लेकिन इसी चीजों को बदलने के लिए 2018 में हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, राइट? आर्टिकल 338 बी में इसको इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 338 बी में इसको इंक्लूड किया गया एंड अब से हमारे संविधान का एक पार्ट है, संवैधानिक दर्जा मिल गया है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अब एक संवैधानिक प्रारूप है, संवैधानिक इसको रूप दे दिया गया है, राइट? तो ये चीज़ है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो आई गेस मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी। काका साहब का लेकर प्रथम सभापति थे पिछड़ा जाति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जिस चीज़ की आप एस्पायर कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप एस्पायर कर रहे हो एंड जिस एग्जाम को आप दे रहे हो, तो उसके बारे में तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ पता होना ही चाहिए। सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राज्य के राज्यपाल महोदय करते हैं, राइट? स्टेट पीएससी जो होते हैं जैसे बीपीएससी है या यूपी की अगर बात करें तो यूपी पीएससी है, राइट? अदर स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके चेयरमैन या फिर मेंबर है, उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राइट? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनके जो अध्यक्ष और जो मेंबर्स होते हैं नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, लेकिन इनको हटाया कैसे जाएगा? ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेंगे लेकिन इनको पद से हटाने का काम भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कुछ और फैक्ट्स समझ लीजिए चीजों को। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गवर्नर साहब करेंगे अपॉइंट एंड रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर होता है या फिर 62 ईयर्स का, जो भी इसमें पहले अटेन कर लेंगे तो उन तक कार्यकाल होता है। वही यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर, चेयरमैन हो या फिर यूपीएससी के मेंबर्स हो, इन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है, राइट? और यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर के लिए जो टाइम है, आई मीन एज लिमिट है, वो 65 ईयर्स है, राइट? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इनको हटाने का क्या प्रोसीजर है? इधर वो यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स हो, अदरवाइज
या फिर वो स्टेट पीएससीज के हो, राइट। इन सबको हटाने का प्रोसीजर क्या है? तो बेसिकली राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, डियर सुप्रीम कोर्ट, आप ये पता करो कि यहाँ पर स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के जो चेयरमैन या मेंबर्स हैं, तो इनके खिलाफ मुझे कुछ कंप्लेन आया है, तो आप पता करो कि इन्होंने सही में वो चीज़ करा है कि नहीं करा है, वो गलती करी है कि नहीं करी है। देन वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा कि हाँ, ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है या नहीं। एंड सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करे, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में ये कह दिया कि हाँ, उनका गुनाह सही है, आई मीन उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सही है, तो उनको हटा दिया जाएगा। एंड अगर वो कहते हैं कि नहीं, देन उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है उनको हटाने का। ये दोनों जगह पे अप्लाई होता है, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स पे और स्टेट पीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स पे। तो याद रखने वाली बात ये है कि स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन एंड मेंबर होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर, एंड इनका जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, अर्थात मिनिमम एज पूछ रहा है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए। उसका सही जवाब है 25 ईयर्स, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए होता है वो होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स ऑफ एज, और साथ ही साथ अगर चाहे तो पार्लियामेंट कोई और कानून बना सकता है, कोई और क्वालिफिकेशन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते होना चाहिए, मीन लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए किसी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। मीन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप किसी पद पर, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट के ये पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पद को लाभ का पद घोषित या अघोषित कर सकता है। लेकिन आप ये समझो कि क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, 25 ईयर्स ऑफ एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, और आप किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। सर वही अगर पूछा जाए राज्यसभा के लिए तो सेम चीज अप्लाई कर दो, बस ये 25 ईयर्स के जगह पे 30 ईयर्स कर दो यहाँ पर, तो आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। तो दोनों चीजें सेम। किस किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा करी जाती है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय हुम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इनको इवन की यूनियन का एजेंट भी कहा जाता है गवर्नर साहब को। तो ये चीज़ है गवर्नर के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में आपको आर्टिकल 155 आर्टिकल 156 में मिल जाएगा। गवर्नर जो होते हैं राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, नॉमिनल होते हैं, जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं एंड उधर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। लाइकवाइज स्टेट में क्या होता है कि गवर्नर क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, एंड जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो रियल हेड होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर किनके पास होते हैं स्टेट में, गवर्नर के पास, और यूनियन की अगर बात करो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सो गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे, जैसे वो नॉमिनल हेड हैं यूनियन पे, ये स्टेट में नॉमिनल हेड हैं, एंड यहाँ पर जो यूनियन पे सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं, और उसी प्रकार से स्टेट में जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो गवर्नर के पास होते हैं। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो चुन के जाते हैं, आई मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन के आते हैं, राइट। उनका इलेक्शन होता है और उससे वो जीत के आते हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं ना स्टेट के, उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, ये एक अपॉइंटेड पोस्ट है, राइट। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गवर्नर जो स्टेट्स के होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। तो सर इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल के लिए बनते हैं? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ोगे तो दोनों चीज़ में लिखा गया है कि इनका जो टर्म होगा वो 5 ईयर्स का होगा, राइट। 5 साल के लिए ये बनाए जा सकते हैं, 5 साल के लिए इनका टर्म होगा। लेकिन उसमें ही ये चीज़ भी लिखा गया है, वो चीज़ भी आई मीन उल्लेखित है कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट
के दौरान ही ये ऑफिस होल्ड करेंगे। इट मीन्स कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर ये काम काज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इनको 2 साल पे भी हटा सकते हैं, राइट, 3 इयर्स के बाद भी हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन आप दोनों चीज़ आप देख के चलोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर करता है वो कितने सालों के लिए वो रहने देना चाहते हैं। अगर आपको बताऊं एक चीज, तो हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना कंपलसरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर हो। मतलब क्या हुआ कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये प्रावधान दे दिया गया कि एक ही गवर्नर को, राइट, उनको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी कार्यभार दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि गवर्नर ऑफ बिहार है, उनको बिहार का गवर्नर और साथ ही साथ उनको कार्यभार यूपी के गवर्नर का भी दे दिया जाए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का भी दे दिया जाए। मतलब क्या, एक ही गवर्नर है वो 2-3 स्टेट संभाल ले। तो ये भी पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। तो ये चीज़ है। और इनका जो कार्यकाल जो मैंने आपको बताया कि 5 इयर्स का होता है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रीअपॉइंट कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार के गवर्नर 2020 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये 2025 तक रहेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो गवर्नर साहब का जो ये कार्यकाल खत्म हो गया, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट साहब उसी स्टेट का, बिहार का ही, उनको दोबारा से गवर्नर बना दे, राइट। तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। या तो इनको किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए, या फिर इनको बीच कार्यकाल में ही दूसरे स्टेट में इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। सारी चीज़ें पॉसिबल है। इट मीन्स गवर्नर साहब का जो नियुक्ति होता है, इनका जो टर्म होता है, ये सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे डिपेंड करता है, राइट। इनका जो हटाने का जो ग्राउंड है ना, इनको हटाया जाएगा तो उसके लिए कुछ आधार लगाए, कुछ चार्ज लगाया जाएगा। ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया कि इनको किस आधार पर हटाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? मतलब भारत के संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें एससी के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 330, 331, 332 एंड 333। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आई मीन आसपास वाले आर्टिकल नंबर हैं, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ सकता है। अदरवाइज आप ये चीज़ें समझ जाइए कि आर्टिकल 330, 331, 332 एंड 333 चारों में बेसिकली रिजर्वेशन की बात करी। अगर हम बात करें आर्टिकल 330 में, तो इसमें लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में एससी एंड एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा, 331 की बात करें, इसमें लिखा गया है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन होगा। कहाँ पर? लोकसभा में, राइट। 332 में क्या लिखा गया है कि विधानसभा में, राइट, राज्यों की विधानसभा में एससी एंड एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा। ठीक है, ये चीज लिखा गया, एससी एंड एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा। एंड 333 में लिखा गया है कि राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्यों के लिए था और जो संसद के लिए था कि एक एंग्लो इंडियन रहेंगे राज्यों की विधानसभा में और 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे लोकसभा में, इस प्रावधान को फाइनली 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटा दिया गया है। मतलब क्या, जो आपने पढ़ रखा था अभी तक कि 543 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, प्लस 2 मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, राइट। अब ये जो 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान था, उस कंपल्सन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स है, तो आपके एग्जाम में चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, राइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसी में लिखा गया है आर्टिकल 330 में कि एससी और एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। तो एक पूरा क्रोनोलॉजी आप समझ लो, 330 में लोकसभा में एससी और एसटी, फिर 331 में एंग्लो इंडियन के बारे में बात करेगी लोकसभा में, फिर उसके बाद सेम जो क्रोनोलॉजी है वो चीज़ यहाँ पर सेम जो पूरा लाइनेज है वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। 332 में विधानसभा में एससी एसटी और 333 में एंग्लो इंडियन विधानसभा में। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, ये तो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, संसद के हिस्सा होते हैं, नहीं होते हैं, संसद के हिस्सा होते हुए क्या संसद में बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, आपको देखना होगा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में ये लिखा गया है कि हमारे देश की जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश की संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जोड़ कर बनती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्लियामेंट के पार्ट हैं, राइट। तो पहला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा है संसद का हिस्सा और संसद में बैठते हैं, राइट। संसद में बैठते नहीं है, वो संसद में कभी बैठते नहीं, हाँ जरूर वो हर एक सेशन के जब कभी भी नया सेशन, हर एक साल का जो सेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि 2019 में इलेक्शन हुआ, तो सबसे पहली बार जब लोकसभा बैठेगी तो उस समय सबसे पहली बार वही बैठक को संबोधित करेंगे। और हर एक साल 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तो हर एक साल जो सबसे पहली बैठक होगी लोकसभा की, संसद की, तो उसको भी संबोधित वही करेंगे, तो संबोधित करते हैं, राइट। लेकिन वो बैठते नहीं संसद में, आपने कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा आई मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, संसद का एक इंटीग्रल पार्ट, राइट। एंड डी ऑप्शन जो था, संसद में मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज पार्लियामेंट के पार्ट हैं लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, राइट। तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हुए तो वो वोट नहीं कर सकते, तो उसका सही जवाब होगा संसद का एक हिस्सा है। तो आप आर्टिकल 79 देख सकते हो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज। टू हाउसेज मतलब क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, ठीक है। ये चीज है, मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट तीन संस्थाओं से बनके बना हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पार्ट होते हैं लेकिन उसके मेंबर नहीं होते हैं और इस कारण से वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, निर्देश करने की बात है तो यहाँ पर बात है डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो हमारे संविधान में पार्ट 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 टू 51 में चीजें दी गई है। ये निर्देश दिए गए बेसिकली कि 36 से लेकर 51 तक अगर आप देखोगे तो डीपीएसपी की बात करी गई। डीपीएसपी आखिर होते क्या, ये डायरेक्शंस दिए गए कि हे स्टेट, जब तुम्हारे पास आई मीन सब कुछ ठीक हो जाए या तुम्हारे पास पैसे आ जाए या तुम्हारी काबिलियत हो जाए, उस स्थिति में देश के नागरिकों के लिए ये चीज़ आप करना, राइट। मतलब क्या हुआ, ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मजबूत करता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये चीज़ें दी गई। और साथ ही साथ हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी स्थापना करता है। कौन करता है, डीपीएसपी, राइट। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी स्थापना किया जाता है डीपीएसपी के द्वारा। और डीपीएसपी ही वेलफेयर स्टेट बनाने की भी बात कर रहा है, भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की भी बात कर रहा है। मतलब ये निर्देश दिया गया है कि स्टेट आप ये चीज करना। तो आपको आप देखोगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक तो वही चीजें लिखी गई। हालांकि 36 में अगर आप देखोगे तो 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया, स्टेट का डेफिनेशन लिखा गया। फिर 37 में आप देखोगे तो उसमें ये लिखा गया है कि डीपीएसपी अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, राइट। मतलब इट इज नॉन एनफोर्सेबल, बट ये भारत के गवर्नेंस का आधार रहेगा। इट मीन्स भारत में जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी बाईलॉज बनेंगे, उसमें ये आधार रहेगा। मतलब सरकार इसको ध्यान में रख के ही कानून बनाएगी। इट मीन्स ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होता है। अगर फंडामेंटल राइट आपका हनन होता है उस समय आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। अगर डीपीएसपी नहीं भी पूरा किया जा रहा है स्टेट के द्वारा तो आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को ये निर्देश दिया गया कि हे सरकार, जब कभी भी तुम कानून बनाना, जब कभी भी तुम कुछ करना, तो उस समय डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए चलना, राइट। उसी में आप देखोगे कि 38 के बाद से 38 के बाद से 51 तक बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। उसी में पंचायतों के बारे में भी निर्देश दिया गया है और ये आपको मिलेगा आर्टिकल
40 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 40 में ये चीज़ें लिखी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब क्या होगा, स्टेट को निर्देश दिया गया। स्टेट मतलब क्या, कोई राज्य नहीं। स्टेट का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आई मीन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो उसमें आप पार्ट आई मीन आर्टिकल 12 और 36 को आप देखोगे तो उसमें स्टेट्स को डिफाइन किया गया। स्टेट मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया। देन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राइट। देन लोकल अथॉरिटीज, जैसे म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत। देन अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे मान लीजिए कि ONGC हो गया, SBI हो गया, LIC हो गया। ये सारी चीज़ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है उसको भी आप स्टेट मानोगे, राइट। एम्बेसीज हो गए, जैसे इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका में, जापान में, उन सब चीज़ों को आप स्टेट के अंदर कंसिडर करोगे। तो स्टेट को ये बोला गया है कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसलिए बोला गया कि विलेज पंचायत पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उनके पास पावर्स एंड अथॉरिटी नहीं हुआ करते थे, राइट। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उनको नहीं प्रदान करी गई थी। इसलिए सरकार को निर्देश दिया गया था कि हे सरकार, आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। एंड ये निर्देश तो दे दिया गया था, क्योंकि आप जानते हो कि DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होता है। तो फाइनली 1992 में, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद पंचायत की स्थापना करी गई। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 73rd से पंचायत बनाया गया था और 74th से म्यूनिसपैलिटीज वगैरह बनाए गए थे। हालांकि हम लोग को पंचायत के बारे में पढ़ना है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एंड इसका जो एनफोर्समेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 से ये जो अमेंडमेंट है ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकारिया आयोग, जिसको केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मतलब क्या हुआ, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश करी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की अगर बात करें तो उसमें सरकारी आयोग, पंछी आयोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। और ARC रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है केंद्र राज्य संबंधों के विषय में, और इसमें सरकारी आयोग के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए। तो केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या है, अर्ध संघीय व्यवस्था है, क्वासी फेडरल स्टेट है हमारा, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो उसमें संबंध किस प्रकार से स्थापित करी जाए जिससे हमारा जो संघवाद है वो ज़्यादा बेहतर हो, हमारे देश में डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा बेहतर हो। तो इसके लिए इसने कुछ आई मीन रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। बहुत बड़ा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, 247 रिकमेंडेशन दिए गए थे सरकारी आयोग के द्वारा। तो इसकी स्थापना 1983 में, राइट, जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, राइट, उस साल इसकी स्थापना करी गई थी। और इसको तो 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन इसको एक्सटेंशन दिया गया, एंड फाइनली इसने रिपोर्ट अपना 1987 में प्रस्तुत किया था, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी हमारे देश में यूनियन लेवल पे। तो इसका जो सही जवाब होगा 1987। स्थापना किस वर्ष करी गई थी, 1983, लेकिन इसने रिपोर्ट अपना कब प्रस्तुत किया, 1987, राइट। और इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन में से आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन था वो था इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करी जाए, और बाद में करा भी जाता है इंडिया में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है, ठीक है। फिर एक और रिकमेंडेशन ये था कि आर्टिकल 356 के अंदर जो आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हो तो वो एकदम बार बार नहीं लगाया जाना चाहिए, या फिर फ्रिक्वेंटली नहीं उसको यूज किया जाना चाहिए। मतलब बहुत लास्ट रिजॉर्ट में, जब कुछ नहीं बचा है, ठीक है, कोई और रास्ता नहीं बचा है, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया। फिर इसमें ये भी कहा गया था कि गवर्नर का जो कार्यकाल, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर का जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है, तो सरकारिया कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, गवर्नर का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 ईयर का फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे सरकारी आयोग के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब क्या झारखंड राज्य के बारे में पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है।
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2000। बेसिकली बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में पास हुआ था, और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड रखा गया। और 15 नवंबर जो दिन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन उनका जन्म भी हो रखा। राइट, सो 15 नवंबर 2000 को हमारे देश में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था उस समय। राइट, 28th स्टेट बना था इंडिया का। राइट, तो ये 2000 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत के किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना जो होती है ना, आर्टिकल 280 के अंदर में होती है। देखिए फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसको काम ये दिया गया है कि जो भी ग्रांट्स इन एड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, अनुदान देती है राज्यों को, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो भी वित्तीय मामले है ना, उसमें ज्यादा अधिकार यूनियन को दिए गए हैं। मतलब क्या, पैसे कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो ज्यादा केंद्र सरकार के पास है। और इस कारण से क्या होता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को पैसे देने होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए वो अनुदान देती है, ग्रांट्स एंड एड देती है। ग्रांट्स एंड एड देने का मतलब ये हुआ कि हर एक राज्यों की स्थिति के हिसाब से उसको पैसे देने। अब सब राज्य को एक तरह के तो पैसे नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए गुजरात है, गोवा है, कोई राज्य बहुत ज़्यादा विकसित है, कोई राज्य बहुत छोटा है साइज में, राइट, कोई राज्य बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो उस स्थिति में सभी को एक तरह से तो पैसे नहीं बांट सकते हो। तो किस अनुपात में पैसे बांटे जाए, मतलब क्या, सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार से रिसोर्सेज का डिवीजन होना चाहिए, इसी चीज को देखने के लिए, इसी चीज को रिकमेंड करने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। और ये आपको आर्टिकल 280 में मिलेगा। मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल पे, नॉर्मली 5 ईयर पे, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि 5 साल से पहले भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उससे पहले भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हर एक 5 साल पे वो वित्त आयोग का गठन करते हैं और उनको समय दिया जाता है। और ये वित्त आयोग क्या करती है कि एक रिपोर्ट तैयार करती है कि किस प्रकार से किस स्टेट को ज़्यादा पैसे दिए जाए, किस स्टेट को कम पैसे दिया जाए, एंड इस प्रकार से चीज़ें वो रिपोर्ट पेश करके किसके सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट के सामने। और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, और इस हिसाब से राज्यों को ग्रांट्स एंड एड दिए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया आर्टिकल 280। अभी की अगर बात करूँ तो 15वां वित्त आयोग अभी काम कर रहे हैं। 15वां वित्त आयोग अभी हाल की चीज़ है, जिसके जो चेयरमैन थे वो NK सिंह है, राइट, नंद किशोर सिंह है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हु? तो इनकी भी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दूं आपको, तो ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। राइट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इनको किसी भी पद से हटा सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं, राइट, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक इनके पास योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद ये आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हो। इनके पास क्या क्या अधिकार है या क्या क्या पावर है? देखिए, भारत के, पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में ये एज एन ऑडियंस या फिर उसके प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। राइट, भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर ये उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं और भारत की जो सरकार है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए, अगर लेमैन के लैंग्वेज में आपको समझाओ तो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट, तो भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार रिप्रेजेंट करना होगा, देन ये वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पर हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास ये भी अधिकार होता है कि ये पार्लियामेंट के सेशन का भी पार्ट बन सकते हैं, पार्लियामेंट में भी ये बैठ सकते हैं और वहां पर बोल भी सकते हैं।
इनके पास बोलने का भी अधिकार है पार्लियामेंट में, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं तो इसके कारण से वो वोट नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, अदरवाइज वो पार्लियामेंट के पार्ट बन सकते हैं, आई मीन पार्लियामेंट के बैठक का हिस्सा बन सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सो दैट्स इट इन दिस लेसन सेशन एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप आए हो देन आप सुनिश्चित हो जाओ कि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का काम करेगा आपके प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच एंड आप लोग हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जीमेल पर भी आप डायरेक्टली हमसे वो लोगों से मेल से जुड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच।